हैं आप लोग। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के द्वारा संचालित इस भूगोल के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आजकल टोपोग्राफी पढ़ रहे हैं। जो लास्ट टर्म पे मैंने आपको रिवर वाला बताया था कि रिवर से कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसी टाइप से आपको याद होगा कि मैंने आपको इरोजनल एजेंट्स के बारे में बात की थी एक दिन। इरोजनल अपरदन के कारक कौन कौन से होते हैं, यानी प्रोसेस क्या होता है, उनके एजेंट क्या होते हैं, ये सारी बातें एक बार आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर चुके हैं। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मुझे अपनी दूसरी जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में बात करनी है आज। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने तो हम लोग इरोजनल एजेंट्स की बात कर रहे थे। आपको ये सब पता है कि जो भी इरोजनल वर्क होता है तो उनको करने वाले कुछ एजेंट्स होते हैं, और वो एजेंट्स हमें नेचर के द्वारा ही दिए जाते हैं सारे। तो उसमें सबसे पहला जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो हमारा रनिंग वाटर था। रनिंग वाटर को हम एक नदी के सेंस में ले सकते हैं कि नदी का पानी लगातार चलता रहता है, गति करता रहता है। मतलब जो इरोजनल एजेंट्स होते हैं उनके लिए ये एक शर्त ज़रूरी है कि उसमें गति होनी चाहिए, वो गतिशील होना चाहिए वो कारक। तो नदी का जो पानी है वो लगातार गति करता रहता है, और गति करने में वो क्या करता है, इरोजनल वर्क भी करता है और डिपोजिशनल वर्क भी करता है। तो वो सारी जो लैंडफॉर्म्स बन रहे थे उनके बारे में डिस्कशन हम लोग लास्ट टर्म पे कर चुके थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग नया एक टर्म लेंगे। उस दिन हम लोगों ने रनिंग वाटर की बात की थी, आज हम लोग ग्राउंड वाटर की बात करेंगे। जो ग्राउंड वाटर क्या होता है अभी हम उसकी बात करते हैं। ग्राउंड वाटर या द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर, ऐसे बात कर लेते हैं। वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर, वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर। एंड resultant topography। इसको हिंदी में बात कर लेते हैं। भूमिगत जल, ठीक है। ग्राउंड वाटर को हम लोग भूमिगत जल या भौम जल बोलते हैं। भौम जल, ठीक है। ये हमें बस इस पे फोकस करना है आज। रनिंग वाटर सरफेस के ऊपर की बात हो गई और ग्राउंड वाटर सरफेस के नीचे की बात हो गई। अब हमें ये देखना है कि ग्राउंड वाटर वास्तव में क्या है, भूमिगत जल या भौमगत जल क्या है। जो सरफेस, जो आउटर सरफेस है, उस आउटर सरफेस पे वर्षा द्वारा जो जल आता है, वो जो चट्टानें हैं, चट्टानें रंध्र होती हैं, पोरस होती हैं, पारगम्य होती हैं, तो उनके द्वारा जो जल रिस कर ऊपरी सतह के नीचे वाले भाग में चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग भूमिगत जल या भौम जल बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता है। हम अपक्षय की बात कर चुके हैं, हम अपरदन की बात कर चुके हैं। तो जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो सारे लैंडफॉर्म्स में इरोजन भी हो रहा है, वेदरिंग भी हो रहा है, डिपोजिशन भी हो रहा है, सारी क्रियाएं चलती हैं। तो यहाँ भी हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा भूमिगत जल या हमारा ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर जो सरफेस पे पहले जल आया और सरफेस से फिर वो धीरे धीरे रिस के चट्टानों के निचले भाग में चला जाता है। तो जब वो चट्टानों के निचले भाग में रिस के जाएगा तो क्या होगा, रास्ते में जो भी सॉफ्ट रॉक्स मिलेंगी, यानी कोमल चट्टानें उनको मिलेंगी, उन सभी कोमल चट्टानों को वो अपने साथ डिसॉल्व कर लेगा, सॉल्यूशन बना लेगा, और वो घोल के उन्हें अपने साथ ले जाने लगेगा। तो अब आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे भी कुछ ना कुछ इरोजनल वर्क करेगा। जब सरफेस पे आ रहा है उसके साथ जो भी रॉक्स हैं उसमें, तो उनको अपने साथ घोलेगा और आगे ले जाएगा, ठीक। तो अपरदन का काम तो सरफेस के ऊपर भी हो रहा है, और जब वो सतह के अंदर जाएगा तो सतह के अंदर जाके भी क्या करेगा, वो जो चट्टानें हैं उनको उनमें घोलीकरण की क्रिया करेगा। और ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपरदन की जो क्रिया है, प्रोसेस है, वो किस प्रकार से कैसे कैसे होता है, उसमें क्या हो रहा है, अपघर्षण हो रहा है, यानी एब्रेशन हो रहा है, एट्रिशन हो रहा है, या जो भी और क्रियाएँ हो रही हैं। तो यहाँ आपको मेन ये ध्यान रखना है कि जो रनिंग वाटर था उसमें आपने देखा कि पृथ्वी के किसी भी भाग पे कोई नदी बह रही है और वो आप सारी क्रियाएं कर रही है। तो उसी टाइप से ये भूमिगत जल का काम भी है, लेकिन एक शर्त यहाँ पे होना ज़रूरी है। ये भूमिगत जल का, इसको हम इससे बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम कास्ट टोपोग्राफी भी कह देते हैं।
चूने से निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ उन्हीं स्थानों पर संभव हो पाएगा जिन स्थानों पर चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, डोलोमाइट, इन सब का जो भंडार होगा या इन सब की उपस्थिति हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि भूमिगत जल या जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का जो वर्क है, चाहे वो इरोजनल वर्क हो या डिपोजिशनल वर्क हो, तो ग्राउंड वाटर का जो वर्क है वो उसी स्थान पर, उन्हीं चट्टानों पे संभव हो पाएगा जहाँ पर आपका ये चूना पत्थर, डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब की प्रधानता होती है, ठीक है। ये शर्त जरूरी है कि भूमिगत जल के कार्य के लिए, यानी वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर। तो वर्क से मतलब इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप जितने भी एजेंट हैं उनको इसी तरह से बोला जाता है, यूज़ किया जाता है। वर्क ऑफ रनिंग वाटर, वर्क ऑफ ग्लेशियर, वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर, वर्क ऑफ विंड्स, वर्क ऑफ सी वेव्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? इरोजनल एजेंट हैं, और ये इरोजनल एजेंट अपना काम करते हैं। अब वर्क या काम का क्या मतलब है? वर्क मतलब इरोजनल वर्क, डिपोजिशनल वर्क, और बीच में एक ट्रांसपोर्टेशनल वर्क। लेकिन लैंडफॉर्म जो बनता है वो इरोजनल वर्क से बनता है और डिपोजिशनल वर्क से बनता है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम कौन से वर्क की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब वर्क लिखा है तो इट मीन्स कंबाइंड वर्क, वो इरोजनल वर्क भी होगा और वो डिपोजिशनल वर्क भी होगा। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के कार्य एंड रिजल्टेंट टोपोग्राफी, तो उससे क्या स्थलाकृतियाँ निर्मित हो रही हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ल्ड के वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर ऐसा होगा। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक कंडीशन अभी आपको बताई, वो स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि ये जो ग्राउंड वाटर अपना वर्क करेगा, अपना कार्य करेगा, इरोजनल वर्क भी होगा, डिपोजिशनल भी होगा। इस बात को आप हमेशा अपने साथ रखेंगे ध्यान में। अलग से नहीं कहा जाएगा कौन सा वर्क, लेकिन अगर लैंडफॉर्म पूछे जाते हैं तो आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि आप इनके इरोजनल लैंडफॉर्म बताइए या इनके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बताइए। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें अपने मन में, और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आपका बहुत आता है। तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक को दी जाती है। तो इनको आप ध्यान रखें कि लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, जो लास्ट 2-3 टर्न पहले मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ से हमारी चीज़ शुरू होती है और अभी 1-2 क्लास तक और चलेगी, ठीक। तो इसका मतलब कि टोटल जो वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, और उसके बाद एजेंट क्या है, प्रोसेसेस क्या हैं, इरोजनल वर्क कैसे होता है, डिपोजिशनल वर्क कैसे होता है, उसके बाद जो एजेंट है उनका इंडिविजुअल क्या क्या वर्क होगा। तो इंडिविजुअल उनका इरोजनल वर्क क्या होगा, इंडिविजुअल उनका डिपोजिशनल वर्क क्या होगा। टोटल वर्क को हम जब पढ़ेंगे तो हम वर्क ऑफ दिस या दैट बोलेंगे, ठीक है। और अब हम आज बात कर रहे हैं भूमिगत जल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ये स्पेशल विशेष ध्यान रखना है कि भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर क्या होगा। भूमिगत जल क्या होता है? भूमि की ऊपरी सतह पर वर्षा द्वारा या वर्षा के जल का जो उसकी पारगम्य चट्टानों द्वारा जो रिसाव करके अंदर की सतह में जल एकत्रित हो जाता है, वही जल क्या कहलाता है? भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर कहलाता है, ठीक है। और वो ग्राउंड वाटर जब चूने की चट्टानों से या चूने निर्मित चट्टानों में प्रवेश करता है, तब वहाँ चूने से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम ग्राउंड वाटर की बात करेंगे तो ग्राउंड वाटर वहाँ पे काम करेगा जहाँ पर संसार में लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस टाइप की चट्टानों में अधिकता होगी, या इस टाइप की चट्टानें हमें डिपोजिशन उनमें मिलेंगे। ये हमें ध्यान देना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि यानी जिस स्थान पर लाइमस्टोन, डोलोमाइट और आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब की अधिकता मिल रही है और वहाँ पर पानी पहुँच रहा है और उसकी क्रिया हो रही है, उसके बाद उसकी क्रिया होने से जो स्थलखंड बनते हैं तो उसमें चूने की प्रधानता होती है। तो उसके को ध्यान में देते हुए हम उसको कास्ट टोपोग्राफी शब्द दे देते हैं। चूने से निर्मित स्थलाकृतियाँ शब्द बोल देते हैं उनके लिए। तो अब हमें ये ध्यान देना होगा कि कास्ट वर्ड कहाँ से आया। तो उसके लिए आप देखिए कि इटली, एड्रियाटिक सी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। देखिए रीजनल स्टडी की फिर से बात आ रही है। तो एड्रियाटिक सी, अब मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को एड्रियाटिक सी नहीं समझ में आया होगा अभी, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी के बारे में भी आपको एक दिन मैंने बताया था कि मेडिटेरेनियन सी में के बहुत सारे पार्ट हैं,
तो उन सभी पार्ट को पूरा मेडिटेरेनियन सी कितने हिस्सों में बटा हुआ है, यानी उसके जो लोकल नेम है, उस लोकल नेम से मतलब है कि किसी भी कंट्री का कोस्ट अगर उससे टच कर रहा हुआ है तो उसके नाम पे कुछ नाम दिया गया है। तो इस तरह से आपको मेडिटेरेनियन सी के अलग अलग जो भाग हैं उनके भी नाम ध्यान रखने हैं। तो इसी टाइप से इसका एक भाग एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक देखिए ये वाली स्थिति इटली, ये इटली, और इधर ये पूरा बाल्कन। देखिए एक मैंने बोला बाल्कन, इस टाइप के नाम आपको बहुत मिलेंगे वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस के, वो आपको सब याद रखना है कि बाल्कन राज्य से यूरोप की बात, अभी हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप में देखिए मैंने बोला बाल्कन राज्य, बाल्कन स्टेट्स, बाल्टिक स्टेट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि बाल्कन स्टेट्स की बात की तो वो कहाँ की बात हो रही है, बाल्टिक स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो कहाँ की बात हो रही है। फिलहाल आज जो हमारा संबंध है वो बाल्कन स्टेट से है। ये देखिए इटली का मैंने मैप यहाँ पे दिखा दिया आपको, और ये इटली और ये वाला बाल्कन स्टेट्स, और यहाँ पर इनके बीच में आपको थोड़ा सा ये स्पेस दिख रहा होगा, ये है एड्रियाटिक। तो एड्रियाटिक का कोस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला कोस्ट, इसमें यूगोस्लाविया, पूर्व यूगोस्लाविया पहले वाला, अब वो कई सारे अलग अलग देशों में टूट गया है, तो वर्तमान स्लोवेनिया की बात हो रही है। यानी एड्रियाटिक सी के तट पर स्थित एक देश जिसका नाम है स्लोवेनिया, और उस स्लोवेनिया में जो चूने की चट्टान है, ठीक है, उन चट्टानों में जो स्थलाकृति बन रही हैं, उन स्थलाकृतियों को कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, कहा जाता है। और उन्हीं टोपोग्राफी के कास्ट की जो स्थलाकृतियाँ हैं उस टाइप से मिलती जुलती जहाँ जहाँ संसार में चूने की चट्टानों पर जो स्थलाकृतियाँ मिलती हैं उनको कास्ट टोपोग्राफी कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये भी पता हो कि एड्रियाटिक कहाँ है, इसमें इटली कहाँ है, उसके अलावा स्लोवेनिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मैसेडोनिया है, ये कई सारे। और आपको ये भी याद रखना है कि यूगोस्लाविया का नाम मुझे लगता है सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन यूगोस्लाविया टूट के बहुत सारे और छोटे छोटे कंट्रीज़ में बदला है। तो वो आपको पता होना चाहिए यूगोस्लाविया कब टूटा, छोटे छोटे कंट्री और कौन कौन से हैं, और एड्रियाटिक तट से कौन कौन से कंट्री जो हैं वो उनकी कोस्ट लाइन बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्लोवेनिया यानी पूर्व यूगोस्लाविया के जो तटवर्ती भाग है एड्रियाटिक सी से मिला हुआ, वहाँ पर चूने की अधिकता पाए जाने के कारण जो स्थलाकृतियाँ मिलती हैं उनको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। और उन्हीं के नाम पर विश्व में जहाँ जहाँ भी चूने की चट्टान मिलती हैं और जहाँ जहाँ उससे मिलती जुलती स्थलाकृतियाँ मिलती हैं उन सभी को कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इनको ग्राउंड वाटर तो कहा ही, इसके साथ साथ कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट स्थलाकृतियाँ, इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। ये नाम कहाँ से आया, यूगोस्लाविया, पूर्व यूगोस्लाविया यानी एड्रियाटिक के तट से सटा हुआ स्लोवेनिया, ठीक है। तो ये आज आप ध्यान रखेंगे। आज फिर से आप रीजनल स्टडी को रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बहुत बार डेली कहता हूँ कि रीजनल स्टडी अपना स्ट्रॉन्ग रखिए तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब उसके अलावा कुछ हमारे पास वर्ल्ड के ऐसे और भी प्लेसेस हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या, जैसे फ्रांस का कासेस क्षेत्र है। उसके अलावा ग्रीस, तो ग्रीस की अगर हम फ्रांस तो थोड़ा इधर हटके हो गया, लेकिन ग्रीस की बात करेंगे तो इसी कोस्ट लाइन पे सारे चलते चले आएंगे। तो आज आप एड्रियाटिक सी का कोस्ट लाइन जरूर देखेंगे। एड्रियाटिक सी के कोस्ट लाइन पर जो कंट्रीज़ आ रहे हैं वो कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, वो सारे कंट्रीज़ आपको देखने हैं। तो एड्रियाटिक सी को अगर आप इस तरह से देख रहे हैं तो उसकी राइट साइड में जो आ रहे हैं वो सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं मोस्टली उन सभी में आपको कास्ट टोपोग्राफी मिलेगी। उसके अलावा मैंने आपको बोला फ्रांस का कासेस, उसके अलावा नॉर्थ प्यूर्टो रिको, जमैका, वेस्टर्न क्यूबा। अब देखिए जमैका क्यूबा की बात आ गई, अब वर्ल्ड लेवल पे बात चल रही है तो वर्ल्ड लेवल पे आप देखिए जमैका, क्यूबा, प्यूर्टो रिको, ये सब आपको कैरेबियन में मिलेगा, ठीक। तो वर्ल्ड में हम कौन सी जो लाइमस्टोन है या डोलोमाइट है वो हमें जहाँ जहाँ भी मिल रहा है और वहाँ पानी की ऐसे रिएक्शन उसकी हो रही है तो हमें कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिल रही है। तो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिल रही है वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये पूछा भी जाता है,
तो कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है अब आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि रिवर को इतना समझाने की ज़रूरत नहीं थी। रिवर को आप सब जानते हैं कि पानी का बहाव हो रहा है, ग्लेशियर से निकल रही है, समुद्र तक उसको जाना है। लेकिन ग्राउंड वाटर में थोड़ा सा चीज़ों को बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि वहाँ पर चूने का जमाव होना चाहिए, लाइमस्टोन या डोलोमाइट होना चाहिए, ताकि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो और लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो। ठीक, तो उसमें क्यूबा हो गया, जमैका हो गया। अब यूएसए की बात करें तो इंडियाना, ठीक है, केंटुकी, वर्जीनिया, टेनेसी। अब देखिए ये 4 नाम मैंने बोले, ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका था जब मैंने आपको आइस एज पढ़ाए थे। आइस एज पढ़ाते समय भी मैंने आपको 4 आइस एज बताए थे, तो उनके कुछ नाम बताए थे और आपसे कहा था कि ये स्टेट्स के नाम पे है। तो यूएसए को पढ़ने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, उसके स्टेट्स याद कर लीजिए, तो सारी चीज़ें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ भी आप ये जो मैंने अभी नाम बोले वो सारे स्टेट्स के नाम बोले। तो जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके इंडियाना हो गया या मध्य केंटुकी हो गया, वर्जीनिया हो गया, टेनेसी हो गया, मध्यवर्ती फ्लोरिडा। फ्लोरिडा देखिए, फ्लोरिडा सब जानते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ सब में क्या मिल रहा है हमें, कास्ट टोपोग्राफी मिल रही है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो अब आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि कास्ट का क्या। अच्छा, हम भारत की बात कर लें तो भारत में जम्मू कश्मीर, ठीक है, और मेघालय, शिलांग का पठार, वहाँ पर आप देखेंगे मेघालय में बहुत देखने को मिलती हैं कास्ट टोपोग्राफी, ये लाइमस्टोन टोपोग्राफी। जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं, देहरादून में सहस्त्रधारा वहाँ देखने को मिलती है, और मध्य प्रदेश के पचमढ़ी, पचमढ़ी बोला मैंने, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कुछ बच्चे पंचवटी और पचमढ़ी में कंफ्यूज रहते हैं, पंचवटी अलग प्लेस है, पचमढ़ी अलग प्लेस है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की बात अगर आती है, एमपी की बात आती है, तो आपको ध्यान रखना कि पचमढ़ी की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर और आपका हिमालय की अगर बात आती है, जम्मू कश्मीर, देहरादून, सहस्त्रधारा, और आपका मेघालय शिलोंग का पठार। शिलोंग के पठार में तो बहुत ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है। अब इस 4-5 लाइन में आपको पॉइंट और बोलूँगा, आप चाहें तो उनको नोट करते रहें, क्योंकि ये कंपटीशन में आपसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है कि कास्ट टोपोग्राफी बन रही है तो कैसे क्या हो रहा है। उसमें ये ध्यान रखना होगा, जहाँ भी कास्ट टोपोग्राफी बनेगी उसके लिए आवश्यक दशाएं क्या होंगी, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या क्या होंगी कि कास्ट टोपोग्राफी बने। हर जगह नहीं बनेगी, ये बात हम लोग अभी स्टार्टिंग से कर ही रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला तो ये है कि जो चट्टानें हैं उनमें शुद्ध लाइमस्टोन होनी चाहिए, यानी जो शेल्स हैं, जो रॉक्स हैं, वो लाइमस्टोन शुद्धता वाली होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो घुलनशील चट्टान में संधियों का विकास होना चाहिए। अगर उनमें जॉइंट्स हैं, पोरस है, पारगम्य चट्टान है, तो पानी उसमें जाने के चांस बनेंगे। और अगर वो रिजिड है, उसमें जॉइंट्स नहीं है, तो क्या होगा, पानी नहीं जाएगा और जो लैंडफॉर्म्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। दूसरा, जो कास्ट में विस्तृत घाटियाँ होनी चाहिए तथा उनके पास ऐसे उच्चावच हों जिनकी ऊपरी सतह अधिक विस्तृत हो और उसमें लाइमस्टोन की स्थिति हो, ठीक है। तब पानी क्या करेगा, उसमें जाएगा और उसके जॉइंट्स तक जाएगा और वहाँ से क्या करेगा, जो जॉइंट्स में जाके उसका इरोजनल वर्क और डिपोजिशनल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इनसे क्या लैंडफॉर्म बनेंगे, कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो उसके लिए आप पहले से सब जानते हैं कि इसमें इरोजनल वर्क होगा या डिपोजिशनल होगा, ठीक है। इससे पहले एक बार और मैं आपसे रिपीट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये आपको एक बेस समझ में आया होगा कि कास्ट टोपोग्राफी वास्तव में क्या है। तो कास्ट टोपोग्राफी के लिए आपको समझना होगा कि लाइम ऐसी चट्टानें जहाँ पर चूने की प्रधानता हो, चूने की अधिकता हो, और उसमें चट्टानों में उनकी जो पारगम्यता है या जो उनकी इतनी पोरस हैं वो रॉक्स कि उनमें पानी इजीली प्रवेश कर जाए। अब पानी प्रवेश कर रहा है तो पानी की भी अधिकता होनी चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पानी भी अगर अधिक मात्रा में होगा तभी चट्टानों में प्रवेश करेगा, और एक मात्रा से ज़्यादा मात्रा में होगा तो प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और बहुत कम पानी भी नहीं चाहिए। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं या जो दशाएं हैं वो कास्ट टोपोग्राफी के लिए ज़रूरी हैं या आवश्यक हैं, तो उनका आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है।
अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या होगा, इरोजनल वर्क होगा और डिपोजिशनल वर्क होगा। तो पहले हम इरोजनल वर्क की बात कर लेते हैं। तो इरोजनल वर्क में आप देखेंगे, आप इसको चाहें तो एक टेबल भी बना सकते हैं, और आप इसको चलो मैं थोड़ा सा डार्क और कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब कोई भी एजेंट हो, इरोजनल एजेंट कोई भी होगा तो वो दो तरह से ही काम करेगा। एक उसका इरोजनल वर्क होगा, एक उसका डिपोजिशनल वर्क होगा। तो इरोजनल वर्क में क्या है, सिंपल सी बात है, इरोजनल वर्क में वो कटाव करेगा। अब कटाव किस तरह से कर रहा है, तो सरफेस पे से पानी रिसाव करके चट्टानों में अंदर की तरफ जाएगा। तो जो कटाव करेगा वो ऊपरी सतह से ही करना शुरू कर देगा, जिसमें कुछ नाम जैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स आप चाहें तो लिख दीजिए। सबसे पहले हम, अच्छा एक बात और यहाँ पे रह गई, वो ये कि हम ये जानते हैं कि जो इरोजनल वर्क होगा वो कैसे होगा, एब्रेशन के थ्रू होगा, यानी अपघर्षण के थ्रू हो सकता है, एट्रिशन या सन्निघर्षण हो सकता है, या कोरोजन घोलीकरण हो सकता है, संक्षारण या घोलीकरण उसको बोलते हैं। ठीक, तो ये लगभग 3 क्रियाएं तो सभी में हर जो आपके जो एजेंट हैं उस सभी में इस प्रकार की क्रिया तो होगी। तो अपघर्षण भी होगा, सन्निघर्षण भी होगा, और आपका कोरोजन या घोलीकरण या सॉल्यूशन ये होगा। तो ये इरोजनल वर्क इस तरह से होगा। तो अब आप इरोजनल वर्क जब होगा तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी बनेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इसको आप हिंदी में लिख लेंगे अपर्दनात्मक स्थल रूप, यानी ऐसे स्थलखंड, ऐसी स्थलाकृतियाँ जो अपर्दन से बन रही हों उनको हम क्या कहेंगे, अपर्दनात्मक स्थलखंड। अब अपर्दनात्मक में क्या बनता है, घोल रंध्र, यानी उनको सिंक होल, अभी बताऊंगा कैसे कैसे होते हैं, लैपीज है, केप्स हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट्स हैं, इस टाइप से कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले आप सिंक होल की बात हम लोग कर लेते हैं कि घोल रंध्र क्या होता है। घोल रंध्र, सिंक होल, नाम से ही कुछ हम उनका डेफिनेशन या उनके बारे में जान सकते हैं कि क्या सिंक होल या घोल रंध्र। अब देखिए सरफेस पर थोड़ा तो मिटाना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए यहाँ हम बात कर लें, सरफेस है कोई, और इसमें लाइमस्टोन मिक्स है इन चट्टानों में, ये चट्टानें हैं और इनमें चूने की प्रधानता है, चूने की मात्रा है, आप ऐसा कह सकते हैं। इन चट्टानों में चूने की मात्रा है और इसमें पानी का प्रवेश होता है। तो क्या करेगा, इसमें जो सॉफ्ट रॉक्स हैं पानी इनको घोलना शुरू कर देगा और इनमें छोटे छोटे या बड़े बड़े होल्स होने लगेंगे। क्यों होने लगेंगे, क्योंकि पानी जाएगा तो चूने के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, घोलीकरण करेगा, और घोल के जो जितने ही भाग में यहाँ चूना है वो चट्टानें क्या होंगी, उतने ही भाग की चट्टानें डिज़ोल्व हो जाएंगी, घुल जाएंगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, होल्स बन जाएंगे इस परत, इस भाग में। जिनको क्या बोलते हैं, सिंक होल, सिंक होल या घोल रंध्र। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया के द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे छोटे गर्त मीन्स डीप, छोटी छोटी खाइयाँ, गड्ढे, ठीक है, बन जाते हैं, जिनको हम क्या कर देते हैं, जो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। पूरे जो कास्ट रीजन होते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में जब पानी जाता है तो वो जहाँ जहाँ लाइमस्टोन है उसको घोलता है और अपने में के साथ
पानी अपने साथ बहा ले जाता है। तो क्या होता है, वो उतना हिस्सा जितने हिस्से में चूने की मात्रा थी वो खाली हो जाता है। तो गर्त जैसे बन जाते हैं छोटे छोटे, जिनको क्या बोल देते हैं हम, सिंक होल बोल देते हैं, जो कैसे होते हैं, कीप आकार, यानी ऊपर से देखने में वृत्ताकार जैसे होंगे और नीचे वो कीप जैसे दिखाई देंगे। ये घोल रंध्रों की विशेषता होती है। अब जब ये ज़्यादा हिस्सा घुल जाता है, बड़े बड़े साइज में होने लगते हैं, ज़्यादा हिस्सा घुलने लगता है, तो उसको हम बिलियन रंध्र कहने लगते हैं या स्वालो होल्स कह देते हैं। ठीक, स्वालो होल्स, सिंक होल्स और स्वालो होल्स। सिंक होल यानी घोल रंध्र और बिलियन रंध्र। घोल रंध्र छोटे होते हैं और बिलियन रंध्र वही घोल रंध्र जब बड़े बड़े, जब ज़्यादा घोलीकरण हो जाता है, ज़्यादा हिस्से का चूना घुल जाता है, तो क्या बन जाते हैं, बिलियन रंध्र या स्वालो होल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये स्वालो होल्स। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि आप इस तरह से मानेंगे कि कोई बड़ा हिस्सा है ये, और इसमें अलग अलग संस्तरण तल हैं, यानी बेडिंग प्लेन्स हैं, रॉक्स के अलग अलग बेडिंग प्लेन्स हैं। ठीक है, ये पूरा हिस्सा है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि एक ये है, एक ये है, इस तरह से मान सकते हो, अलग अलग ये तल हैं। अब सपोज दैट कि इस तल पर कोई सिंक होल बना, बिलियन रंध्र बना। अब क्या हुआ, उसके बाद अगर इसका जो ऊपरी भाग है वो पूरा ध्वस्त हो गया, यानी यहाँ से जो इसमें होल हो रहे थे, इस टाइप से होल हुए। ठीक है, ये पूरे इतना हिस्सा पूरा ये ऐसे स्थिति बन रही है, इतना हिस्सा पूरा घुल गया। ऐसे ही फिर ये दूसरा बना, फिर ये बना, इस टाइप से बनते चले जाएंगे। कभी ना कभी तो ये आपस में भी मिलेंगे और पूरी छत टूट जाएगी। तो इस टाइप से इनके इन्हीं छोटे होल से, घोल रंध्र से धीरे धीरे कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जो आपको ध्यान देना है। तो जैसे हम अगर बात करें तो जब कोई जो एक अपर सरफेस है, अपर सरफेस में घोल रंध्र हुए और उनको पूरी छत वो जो है वो ध्वस्त हो गई, तो उसको क्या बना, उसको हम निपात रंध्र या कोलैप्स सिंक भी बोल देते हैं, निपात रंध्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्हें हम डोलाइन नाम से भी जानते हैं, डोलाइन। ठीक है, डोलाइन। निपात रंध्र आपको कम मिलेगा लेकिन डोलाइन ज़्यादा मिलेगा। जब यहाँ से ये छत इनकी पूरी ध्वस्त हो गई तो एक स्थलाकृति, बड़ी आकृति बन जाएगी, और वो क्या कहलाती है, डोलाइन। डोलाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले सिंक होल बना, फिर उससे क्या बना, बिलियन रंध्र बना, यानी स्वालो होल्स बने, फिर निपात रंध्र, डोलाइन बना। डोलाइन को क्यों डोलाइन कहा गया, तो युगोस्लाविया के क्षेत्र में इन छिद्रों को डोलाइन तथा सर्बिया में डोलिनास कहा जाता है। अब देखिए सर्बिया एक नया कंट्री नाम लिया, युगोस्लाविया, तो ये सारे जितने भी कंट्री के नाम मैं यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम ले रहा हूँ, वो सारे कंट्रीज़ यहाँ आप देखेंगे एड्रियाटिक के किनारे किनारे पर सारे दिखाई देंगे। और ये क्या है, एल्प्स माउंटेन का आपने पढ़ा होगा कि यूरोप में एक एल्प्स माउंटेन फैला हुआ है, तो उसी की एक शाखा यहाँ पे दिनारिक अल्प्स के नाम से है। उसी में आप देखेंगे ये सारा सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो जितने भी एड्रियाटिक के कोस्ट लाइन वाले कंट्रीज़ हैं उन सबको आपको ध्यान रखना है, उन सभी में लगभग ये कास्ट टोपोग्राफी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो एड्रियाटिक सी आपको स्पेशली ध्यान रखना कहाँ है, और ये एड्रियाटिक की कोस्ट लाइन क्या है, युगोस्लाविया का ही मिलता है। तो आपको और डीप जाना है और ये देखना है कि युगोस्लाविया कब टूटा और युगोस्लाविया से कौन कौन से कंट्री बने। तो स्लोवेनिया है, सर्बिया है, मॉन्टीनीग्रो है, ये उसके अलावा बोस्निया हर्जेगोविना है, ठीक है, मैसेडोनिया है। ये बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो जिनको हम बाल्कन कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं।
इसलिए आपको विशेष ध्यान इसका रखना है। अब डोलाइन हो गया। डोलाइन क्या, आप डोलाइन भी जब और विस्तृत रूप ले लेते हैं, यानी आप देखेंगे जब यहाँ की ये पूरा पार्ट निकल गया, उसके बाद और हिस्से में ही फैल रहा है, तो और हिस्से में ही फैल गया, इस टाइप से बनता चला जा रहा है पूरा हिस्सा, जिसमें जो अपर सरफेस थी वो पूरी गायब हो गई, और ये स्थलाकृति लगभग इस टाइप से बनती चली जा रही है। सरफेस में पूरे हिस्से में पहले छोटे छोटे होल बन रहे थे यहाँ, उसके अलावा उसके बाद क्या हो रहा है कि पूरा सरफेस गायब हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो युवाला कहलाता है। उसको क्या बोल देते हैं, युवाला। इनमें स्पेशली आपको बस ध्यान ये रखना है कि कास्ट टोपोग्राफी क्या है, कास्ट टोपोग्राफी के बनने के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, और उनके जो इरोजनल हैं उनके नेम्स क्या क्या हैं। थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार की क्रिया से कौन सा बन रहा है। तो यहाँ आपने अगर पहला सिंक होल पढ़ लिया, घोल रंध्र पढ़ लिया, तो सिंक होल से ही धीरे धीरे करके यहाँ तक युवाला तक हम लोग पहुँचे हैं। तो सिंक होल बना, उसके बाद स्वालो होल्स बना, उसके बाद डोलाइन बना या कोलाप्स सिंक, उसके बाद लास्ट में हम कहाँ आ गए, युवाला पे आ गए। ये आपको ध्यान देना है। अब एक चीज़ इसमें और बनती है, ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। अब वो क्या है, देखिए जो ये बेडिंग प्लेन्स हैं, जो संस्तरण तल हैं, ये सारे बेडिंग प्लेन्स आप देख रहे हैं, संस्तरण तल आप देख रहे हैं। इन सभी संस्तरण तलों में क्या है कि जहाँ जहाँ चूने की मात्रा होगी वहाँ पानी पहुँच रहा है, और वो घोलीकरण करके उतना हिस्से में से वो चट्टानें ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने देखा कि बिलियन रंध्र, स्वालो होल्स वगैरह बन रहे हैं, तो वो जगह जगह बन जाएंगे। अब क्या है कि पानी, कोई नदी के मार्ग में अगर कोई स्वालो होल आ जाता है, स्वालो होल की जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो बहुत विस्तृत 6 किलोमीटर तक भी हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इस स्वालो होल में अगर कोई नदी चली जाती है तो क्या होगा, उस स्वालो होल में पहुंचने के बाद चट्टानों में अंदर अंदर होती हुई और अपना रास्ता समुद्र तक बना लेती है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके बाद, यानी यहाँ से नदी बहती हुई आ रही थी और वो इसमें स्वालो होल में चली गई, ठीक है, और इसके बाद वो अंदर चट्टानों में गई और अंदर अंदर उसने अपना रास्ता बना लिया और समुद्र में जाके मिल गई। तो अब आप देखिए, जिस बेड पे वो बह रही थी, जो उसका जो बेड था, जो उसका बेडिंग प्लेन था या जो तल था, जिस तल पर वो बह रही थी, वो आगे क्या होगा, पूरा शुष्क, पूरा ड्राई हो गया। तो जो आगे जो ड्राई रह जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड वैली बोल देते हैं, अंधी घाटी बोल देते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंधी घाटी क्या होती है, ब्लाइंड वैली क्या होती है, तो ध्यान रहेगा। ब्लाइंड वैली किससे बन रही है, ब्लाइंड वैली किससे बन रही है, ब्लाइंड वैली बन रही है उन चट्टानों से जहाँ पर चूने की अधिकता होती है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अंधी घाटी, अंधी घाटी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे इनके इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। इस सब आपको ध्यान रखना है, सब आपको याद रखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे भी आते हैं, कई बार आपको पहचानना पड़ता है। वो आपको इरोजनल, डिपोजिशनल सारे दे देगा और उसमें से कोई सा एक अलग करवा लेगा। कई बार क्या है, वो पूछता है कि इरोजनल कौन सा है, इरोजनल बताइए कौन सा, डिपोजिशनल कौन सा है वो बताइए। कई बार वो इरोजनल दे देगा सारे, एक डिपोजिशनल दे देगा और उसी को पूछ लेगा। तो पेपर कितना टफ कैसे बन रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रहना है कि अगर वो इरोजनल डिपोजिशनल मिक्स करके आपसे पूछ रहा है या वो सिंपल पूछ रहा है कि आप इरोजनल बताइए या डिपोजिशनल बताइए। तो उसमें क्या है कि आपको पता है कि लगभग 6 एजेंट होते हैं, 6 एजेंट से दो टाइप के बनते हैं, यानी 12 हो गया। तो 12 इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे, यानी इरोजनल के 12 और डिपोजिशनल के 12। फिर हर एक के कितने कितने बन रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे रहे हैं और ये दिमाग में आपको रखना है कि इरोजनल वर्क हो रहा है, और इरोजनल का मतलब होता है कटाव, अपर्दनात्मक। अपर्दन का मतलब क्या है, कटाव होना। तो कटाव अगर होगा तो कटाव से क्या क्या बनेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है कि कटाव से क्या बन सकता है और जमाव से क्या बन सकता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब आप देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो सरफेस है, जो संस्तरण तल हैं, उनमें क्या है, देखिए
इस टाइप के संस्तरण तल हर चट्टान में होंगे, अलग अलग टाइप का संस्तरण तल मिलेंगे, बेडिंग प्लेन्स मिलेंगे। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर चूने का पानी मिला और कटाव हो गया, यहाँ तक ऐसी स्थलाकृति पहुँची, फिर कटाव हो गया, फिर ये जो सरफेस थी इस टाइप से, ये सारा पार्ट निकल गया। आप देखिए नुकीले कटक जैसे दिखाई देने लगे, आपको रिज दिखाई देने लगी, ये वाले पार्ट सारे, जितनी भी सॉफ्ट रॉक्स थी, या आप कह सकते हो जिसमें भी चूने की मात्रा थी, वो सारी घोलीकरण के द्वारा यहाँ से अलग हो गई और ये ऐसे स्थलाकृतियाँ आपको बन गई। इनको क्या बोलते हैं, इनको लैपीज बोलते हैं। जा भी कह सकते हो, सा भी कह सकते हो, वैसे जा बोल दो, लैपीज। ठीक, तो सारी पूछी गई हैं, कौन सा कब पूछ लिया जाए आपसे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये क्या स्थिति हो रही है। तो इनमें भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से, जैसे इंग्लैंड में क्लिंट, जर्मनी में कैरन, सर्बिया में बोगास और डालमेशियन क्षेत्र में लैपीज बोल देते हैं। तो किस क्षेत्र में क्या नाम से जानते हैं ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, लेकिन एक जो पॉपुलर नेम इनका है वो लैपीज से ही फेमस है। तो लैपीज आपको समझ में आ गया कि जो सतह है, उस सतह पे जब कटाव हो रहा है, चूने की जो अधिकता वाली चट्टानें थी वो पानी के साथ घुलकर अलग हो गई और यहाँ पे कुछ नुकीले कटक जैसे स्थलाकृति दिखाई दे रही हैं, जिनको हम लैपीज बोल देते हैं। ठीक, तो ये कुछ इरोजनल। अब इसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो केव्स, गुफा, कंदरा। गुफाओं का भी आपने बड़ा सुना होगा, गुफाएं। तो गुफाएं भी बनाने में क्या है, भूगोल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। भूगोल तो सब जगह मिला हुआ है, यानी व्हेन वी टॉक अबाउट वेयर जियोग्राफी इज़ देयर, ये बात मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। कोई चीज़ है कहाँ, भूगोल है वहाँ। तो यहाँ क्या आप देखिए, गुफा की बात, गुफा के नाम से थोड़ा सा एक अलग सी फीलिंग मन में आती है। तो केव्स, कंदरा में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल जो संस्तरण तल हैं, संस्तरण तलों में आप देखेंगे यानी इस तरह से है, और यहाँ पानी ने प्रवेश किया, इस तरह से पानी आया और हॉरिजॉन्टली वो बढ़ रहा है। तो क्या करेगा, धीरे धीरे वो सारे इनको जो यहाँ से लाइमस्टोन है उनको काटता हुआ चला जाएगा। और इतना पूरा भाग, पार्ट्स आप देखिए, ये हिस्सा, इतना हिस्सा, ये सारी चट्टानें थी और ये हिस्सा उसने काट के खाली कर दिया, यानी कुछ तंग संकरे यानी नैरो पार्ट्स जो बेडिंग प्लेन्स थे उनके बीच में नैरो पार्ट्स आपको मिलने लगे। तो वो उसमें क्या है, वो केव या कंदरा या गुफा का रूप धारण कर लेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक गुफा में पानी हो, कुछ जो केव्स हैं वो ड्राई भी मिलते हैं और कुछ में पानी का फ्लो भी रहता है। तो आपको ये देखना है कि वो क्षैतिज रूप से उनका प्रभाव होता है और वो सतह को खोखला करते चले जाते हैं आगे। तो वहाँ क्या होता है, कंदरा या मतलब वही है कि जैसे जो बेडिंग प्लेन है, बेडिंग प्लेन में जॉइंट्स होंगे और जॉइंट्स में हॉरिजॉन्टली पानी का प्रभाव हो रहा है। देखिए अगर ये वर्टिकली होगा, ये हमारे पास रॉक्स हैं, वर्टिकली होगा तो यहाँ खाई जैसी बनती चली जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टली होगा तो ये इस तरह से होगा। सरफेस, कोई भी सरफेस सतह है, कोई सतह ये है और इस सतह पे यहाँ हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से अंदर 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 कटाव होता चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत नैरो यहाँ पे संकीर्ण स्पेस स्थान बनता चला जाएगा, जो क्या कंदरा या गुफा कहलाता है। तो होगा क्या होगा, वहाँ भी वही कि लाइमस्टोन है, पानी इसमें घुसा और उसने जो चूना है उसको घोलना स्टार्ट किया और जो चूना था उसको अपने साथ डिसॉल्व करके आगे बढ़ गया। तो जहाँ से चूने की चट्टानों को उसने घोला है वो स्थान खाली हो गया। तो वहाँ पर क्या बन रहा है, केव्स या गुफा या कंदरा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जो इसका इंटरेस्टिंग एक पार्ट होता है, जो कास्ट टोपोग्राफी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो इसका इरोजनल लैंडफॉर्म होता है वो क्या होता है, केव्स होती हैं। जो हम लोग घूमने भी जाते हैं, आपने भारत में भी देखा होगा और अन्य स्थानों पर भी देखा होगा, जम्मू कश्मीर कभी जाएँ तो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मेघालय में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण इनके प्रस्तुत हैं। तो ये सारा जो वर्क हुआ वो कैसा हुआ, इरोजनल वर्क हुआ।
अब हम इसका थोड़ा सा डिपोजिशनल वर्क की बात कर लेते हैं। डिपोजिशनल वर्क, अब देखिए कि जो इसने चट्टानों को घोला है अपने साथ, जो लाइमस्टोन या जो चूने की अधिकता है, मात्रा जो इसने पानी ने अपने साथ घोली है, वो ले जाके आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो जमाव करेगा। अब वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है कि वो पानी के प्रवाह को बाधित करता है, यानी पानी बहुत दूर तक उसको लेके नहीं जा पाता है। और जो भी यहाँ पे अब आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स, ठीक है। निक्षेपात्मक स्थलखंड, इसका जो मोस्टली डिपोजिशन होता है, निक्षेपण होता है, वो केप्स में ही हो जाता है, केप्स के आसपास ही हो जाता है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चूना पत्थर से निर्मित जितना भी निक्षेपात्मक जो रूप है या वर्क है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पीलियोथेम बोल देते हैं। स्पीलियोथेम, चूने के निक्षेप से निर्मित जो भी कार्य है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पीलियोथेम बोल देते हैं। और जो टपकने वाला जल है, यानी जल के साथ चूने का मिक्सचर, जब जल ने चूने वाली चट्टान के रास्ते में पहुंचा है, चूने वाली चट्टान के पास पहुंचा और उसको उसने डिज़ोल्व किया, जब डिज़ोल्व किया तो जल के साथ चूने की मात्रा मिल गई। और ऐसा जल टपकने के बाद जब कोई भी लैंडफॉर्म बनाएगा, नहीं उस ऐसे जल के टपकने को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिप स्टोन बोल देते हैं, ड्रिप स्टोन, ठीक। वो स्पीलियोथेम और ये ड्रिप स्टोन, स्पीलियोथेम, स्पीलियोथेम हिंदी में लिख दे रहा हूँ, स्पीलियोथेम, और ये ड्रिप स्टोन। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि डिपोजिशनल जो वर्क होता है उसमें हम ये स्पीलियोथेम और ड्रिप स्टोन क्या होता है। अब जो बनाएगा वो ड्रिप स्टोन बनाएगा, ठीक। तो होता क्या है, देखिए जो इसका केप्स की बात हम लोग अभी कर रहे थे, तो मान लीजिए ये कोई पार्ट है और इस टाइप से ये कोई केव, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये इसके रॉक्स हो गई और ये वाला हिस्सा भी इसके आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये सारी रॉक्स हो गई, ठीक है। अब चट्टान में चूने का जल मान लीजिए यहाँ से यहाँ कहीं प्रवेश किया और प्रवेश करके वो यहाँ से टपकने की कोशिश करेगा। ये हिस्सा पहले ही घोल के केप बन चुका है, तो यहाँ पे वो टपकने की कोशिश करेगा, तो इस टाइप से कोई स्थिति बनेगी। फिर वो और टपकने की कोशिश करेगा, फिर और टपकने की कोशिश करेगा, ठीक। इस टाइप से कुछ स्थिति बनती चली जाएगी। ये क्या है, ये चूने का जब पानी आया, पानी ने चट्टानों में प्रवेश किया और वहाँ से चूने को अपने साथ घोला और घोल के आगे बढ़ने की कोशिश की। तो जहाँ भी जॉइंट्स हैं उनके थ्रू वो क्या करेगा, टपकने की कोशिश करेगा। और यहाँ वो टपकने की कोशिश किया लेकिन टपक नहीं पाया और यहीं जम गया, ठीक है। ये देखिए केव है, कोई गुफा है, गुफा की छत से टपका पानी है। बहुत आसान सी आज पढ़ाई हो रही है। देखिए आप, छत से टपका हुआ पानी है लेकिन पानी में क्या मिला हुआ है, चूने की मात्रा मिली, तो इसलिए इस बूंद को हम क्या कहेंगे, ड्रिप स्टोन,
ठीक। अब फर्श से जो लटके हुए इस टाइप के कुछ भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम एक नाम दे देते हैं, जिसको हम कह देते हैं स्टैलेक्टाइट। ये बहुत पूछे जाते हैं, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट। ठीक है, स्टैलेक्टाइट। और दूसरा होता है स्टैलेग्माइट, जो छत से टपक रहा है वो स्टैलेक्टाइट। अब आप देखिए कि ऐसा भी स्थिति बनेगी कि यहाँ से टपका और यहाँ गिर गया ये, ठीक है, और जमाव होता चला जाएगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा। तो जो फर्श पे टपकने से जमाव हो रहा है, बन रहा है, देखिए डिपोजिशनल हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, जमाव हो रहा है, निक्षेप हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है। तो जो छत से टपका हुआ लटका हुआ दिखाई दे रहा है वो स्टैलेक्टाइट, और जो जमाव फर्श पे हो रहा है वो देखिए स्टैलेग्माइट, स्टैलेग्माइट, स्टैलेग्माइट। ठीक है, जो फर्श से ऊपर की तरफ चल रहा है वो स्टैलेग्माइट, और जो छत से नीचे की तरफ लटक रहा है वो स्टैलेक्टाइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि यहाँ से ये, इनकी पहचान क्या है, ये पतले मिलेंगे आपको और लंबे ज़्यादा मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे, मोटे मिलेंगे, चौड़े मिलेंगे, लेकिन इनकी ऊंचाई कम होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई इनकी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से बूंद गिरती है ज़मीन पे। ठीक है, ज़मीन पे मतलब इस फर्श पे, गुफा के कंदरा के फर्श पे, तो क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है, तो वो चौड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और यहाँ क्या, नीचे की तरफ लटक रहे हैं, तो ये लंबे होते हैं, इनमें यही डिफरेंस हो जाता है, ये थोड़े लंबे और पतले होते हैं और ये मोटे और चौड़े होते हैं। अब क्या होता है, कई बार यहाँ से ये लटकते लटकते गुफा के फर्श तक पहुँच जाते हैं, यहाँ से इस टाइप की स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक है, एक स्थिति तो ये होती है कि ये यहाँ से टपकते हुए लटकते हुए इसके फर्श तक पहुँच जाता है। एक स्थिति होती है कि ये यहाँ से लटकना चाह रहा है, बढ़ता आ रहा है, और ये यहाँ से बढ़ता आ रहा है, ये यहाँ से बढ़ता हुआ आया और ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, तो आप देखिए एक स्तंभ की स्थिति बन गई, एक पिलर खड़ा हो गया, चाहे ऐसे बन रहा हो चाहे इस प्रकार से बन रहा हो, तो इनको बोलते हैं कंदरा स्तंभ या केव पिलर्स। ठीक है, तो ये केव पिलर्स, ठीक है, कंदरा स्तंभ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कंदरा स्तंभ कैसे बन रहा है, या तो जो आपके स्टैलेक्टाइट हैं, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट के मिलने से बन जाए, या आपका स्टैलेक्टाइट जो है वो बढ़ता 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 सतह तक पहुंच जाए। तो इसमें क्या, तीन स्थलाकृतियाँ मुख्य रूप से इसमें मिलती हैं आपको, एक स्टैलेक्टाइट, एक स्टैलेग्माइट और दूसरा कंदरा स्तंभ या कंदरा स्तंभ। कंदरा, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंदरा स्तंभ। ये आपको ध्यान रखना। तो तीन स्थलाकृतियाँ ही इसमें ऐसी हैं जो आपकी डिपोजिशनल वाली मिल रही है, बाकी मोस्टली कैसी मिल रही हैं, इरोजनल ही मिल रही हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आपको। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका एक टेबल बना सकते हैं, और टेबल में क्या करेंगे, टेबल कैसा बनाएंगे, जैसे मैंने आपको रनिंग वाटर का बनाया था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस करते हुए चलिए, वो रनिंग वाटर था और ये ग्राउंड वाटर है। रनिंग वाटर कैसे काम कर रहा है और ग्राउंड वाटर कैसे काम कर रहा है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब आप क्या करेंगे, एक अपना टेबल बना सकते हैं जैसे आपको बताया था उस दिन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए शक्तियाँ या फोर्सेस। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, फोर्सेस या शक्तियाँ। ठीक है, दूसरे में क्या लिखेंगे, क्रियाएं या प्रोसेसेस
क्रियाएं लिख दीजिए। और तीसरा क्या बनाएंगे, लैंड फॉर्म्स। और लैंड फॉर्म्स में भी एक यहाँ पे लिख दीजिए स्थलखंड, और यहाँ लिख दीजिए इरोजनल और डिपोजिशनल। ठीक है, ये इस टाइप से आप एक टेबल बना लीजिए। अब आप देखिए शक्ति में क्या लिखना है आपको, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर। क्रियाएं में क्या लिखना है, क्या क्या हो सकता है, घुलन क्रिया यानी कोरोजन। ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिए कोरोजन या घुलन क्रिया। दूसरा अपघर्षण या क्या लिखेंगे उसको, एब्रेशन। तीसरा जलगति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन, जलगति क्रिया भी तो होगी, जल से तो सारा कुछ हो रहा है। और चौथा एट्रिशन या सन्निकर्षण। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोरोजन या घुलीकरण या संचारण। दूसरा हाइड्रोलिक एक्शन या जलगति क्रिया। तीसरा अपघर्षण या एब्रेशन। और चौथा एट्रिशन या सन्निकर्षण। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद लैंडफॉर्म्स का लिख लीजिए। लैंडफॉर्म्स में आपने ने लिखा पढ़ा अब तक, घोल रंध्र या सिंक होल। टेबल अगर आप बना रहे हैं तो आप साथ साथ लिखते रहिए। घोल रंध्र या सिंक होल, डोलाइन, युवाला, लैपीज और ब्लाइंड वैली। एक और रह गया इसमें, पोलजे। पोलजे, पोलजे। ठीक है, जब युवाला का और आकार बड़ा हो जाता है तो पोलजे बन जाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके अलावा ब्लाइंड वैली और केव, ये क्या बन गए, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल में जब आप लिखेंगे तो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और आपका कंदरा स्तंभ या केव पिलर्स। इतना काम आपको कास्ट टोपोग्राफी में करना है। ठीक, तो एक हमारा ये एजेंट पूरा हुआ। दूसरा हमें आज ही करना है और जिसको हम बात कर ले रहे हैं ग्लेशियर की बात। ठीक है, वर्क ऑफ ग्लेशियर। तो कास्ट का मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, आपको अब ध्यान रखना है। अब अगला हम करने वाले हैं वर्क ऑफ ग्लेशियर। थोड़ा फास्ट चलूँगा मैं, आप जल्दी जल्दी उसको समझते रहिए, सुनते रहिए, याद करते रहिए। वर्क ऑफ ग्लेशियर। वर्क ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, वर्क ऑफ ग्लेशियर। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर कैसे बन रहा है, क्या चीज़, क्या मैकेनिज्म। हिमनद धरातल पर सरिताओं के समान ही हिमयुक्त नदियों के रूप में होते हैं। मतलब हिमनद जो हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो क्या होते हैं, नदियों के समान ही तो जमे हुए भाग होते हैं, यानी जमी हुई नदियाँ तो हिमनदियाँ हम कह सकते हैं उनको। लेकिन बस ये है कि इनकी जो गति होती है वो बहुत मंद होती है, बहुत स्लो होते हैं, इनका जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि बहुत सारा जो हिम समूह है, स्नोफील्ड्स हैं, ठीक, और उनमें जो गति होती है वो गुरुत्व के कारण होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है, उनमें जो गति होती है वो गुरुत्व के कारण होती है। तो एक सामान्य प्रक्रिया में ये सब कुछ, इनका जो वर्क है वो संपन्न होता है। तो थोड़ा सा ग्लेशियर का हमें वर्ड में देखना होगा कि ग्लेशियर, माउंटेन को आप जानते हैं कि इस टाइप से माउंटेन की स्थिति रहती है, ठीक है। और माउंटेन में कुछ माउंटेन आपने नॉर्मल देखे, नॉर्मल माउंटेन मतलब जो स्नो फिटेड नहीं है। जैसे कि हिमालय की अगर हम बात करें तो आपका जो शिवालिक और मिडिल हिमालय है वो, उसमें तो कोई बर्फ़ाच्छादित चोटियाँ नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं
ग्रेट हिमालय की, तो आपको बर्फ आच्छादित चोटियाँ दिखाई देंगी। तो आप देखिए इस टाइप से इन पे बर्फ़ जमा रहता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा कि आइस कैप, आइस शीट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्नो लाइन, ये सब क्या होता है। तो एक टर्म आता है स्नो लाइन, हिमरेखा, जो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हिमरेखा क्या है, और हिमरेखा और आइस कैप, देखिए आप, ये एक कैप जैसा लग रहा है ना, कि माउंटेन ने कैप लगा लिया हो। ये देखिए इसका ये पूरा ये वाला हिस्सा है और इस पे बर्फ़ जमा हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि इसने एक कैप लगा लिया हो। तो ये क्या है, ये आइस कैप ही तो है ये, और यहाँ बर्फ़ की पूरी चादर ढकी हुई है, तो इसको इसलिए आइस शीट या हिम चादर भी कह देते हैं। यानी कोई पहाड़, आप कोई माउंटेन देख रहे हैं, उसका पूरा हिस्सा कैसा है, बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है, तो जिसको हम क्या बोल देते हैं, हिम चादर या आइस शीट। और ये इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो हम इसको आइस कैप या हिम टोपियाँ भी कह देते हैं। ठीक है, अब ये है कि हिम टोपियाँ जहाँ तक आ रही हैं, वो जो लाइन है, वो लाइन, ये लाइन आपकी हिम रेखा या स्नो लाइन, यानी हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। तो हिम क्षेत्र की निचली सीमा, हम पहाड़ से ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप देखिए जहाँ तक बर्फ़ जमी हुई है, तो वो जो अंतिम सीमा है, अंतिम लाइन है, वो लाइन क्या हो रही है, उसकी हिम रेखा या स्नो लाइन हो रही है। मतलब क्या हुआ कि हिम रेखा की निचली, हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है, हिम रेखा की ऊंचाई कैसी होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, इस बात को समझ लीजिए आप, यहाँ मैप में समझ लीजिए, चलो ग्लोब में बना दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये पृथ्वी है, और इसमें आप देखिए कि इक्वेटर, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर में, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जा रहे हैं इधर। ठीक है, यहाँ पर कोई माउंटेन है, एक माउंटेन यहाँ पर है और एक माउंटेन यहाँ पर है। तो अभी मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ ऐसे समझा रहा हूँ। हिम रेखा की ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ क्या होता है, जाते हुए कम होती जाती है, और ध्रुवों पर हिम रेखा समुद्र यानी यहाँ मिल जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान, जैसे जैसे जितने जितने हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, स्नो लाइन जो है वो घटती चली जाएगी, उसकी ऊंचाई जो है वो कम होती चली जाएगी। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर कोई पहाड़ है तो उस पे जो हिम रेखा है उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम यहाँ से पोल्स की तरफ जाएंगे वो ऊंचाई कैसी होगी, कम होती चली जाएगी, और ध्रुवों पर जाकर प्रायः वो सागर तल पे मिल जाती है। तो उसके कई सारे कारण भी हैं। सूर्य की किरणों का जो एंगल है, उसका तिरछापन है, वो क्या है, उच्च और निम्न अक्षांशों की अपनी अपनी अलग अलग स्थितियां हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था, वो चीज़ यहाँ पे फिर से अप्लाई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये एक कॉन्सेप्ट, एक लाइन आपको याद रखनी है कि जो हिम रेखा होती है, स्नो लाइन होती है, वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती चली, उसकी ऊंचाई जो है वो कम होती चली जाती है। और सबसे ज़्यादा ये एंडीज पर 5500 मीटर ऊंची है, हिमालय पर 4300 से 4500 तक है, और उसके अलावा पेरेनीज पर 2000 मीटर और एल्प्स पर 3000। पेरेनीज आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन पेरेनीज कहाँ है, यूरोपियन माउंटेन है, यूरोप में है। कहाँ है आपको देखना होगा, जैसे ही आप यूरोप में एंट्री करते हैं उसके बाद आपको 1-2 कंट्री के बाद ही पेरेनीज मिल जाता है। ठीक है, पेरेनीज को आपको देखना है कहाँ मिलेगा, जो भी ठीक, स्पेशली यहाँ ये पेरेनीज, ये वाला। तो माउंटेन है, रिवर है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कौन से माउंटेन की बात कहाँ के लिए हो रही है। ठीक है, तो एंडीज क्या है, भूमध्य रेखा का पर्वत है। हिमालय, और हिमालय की बात की तो वो मध्य अक्षांशों के पर्वत हो गए, और इन सब की बात कर रहे हैं तो थोड़ा मध्य और उच्च अक्षांशों के पास के
पर्वत हो रहे हैं। तो आप देखिए ऊंचाई में अंतर आ रहा है कि आपने भी देखा 5500 मीटर, ठीक है, ये 4300 से 4500 मीटर, और उसके अलावा 2000 और 3000। तो ये सब कहाँ की मध्य अक्षांशीय पर्वतों की बात हो रही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, ये इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जवाब आप दे सकें, इसलिए सब भी आपको दिमाग में रखना है। अब हिमनद का जो काम है वो भी वही होगा आपका इरोजनल वर्क और डिपोजिशनल वर्क। इरोजनल वर्क में क्या होगा, अपघर्षण सबसे ज़्यादा और उत्पाटन, ये एक थोड़ा नया आ गया। अपघर्षण की बात तो हम लोगों ने कर ली थी। देखिए अपघर्षण में भी इसमें क्या होता है, जो मान लीजिए ये वाली स्थिति है, ये स्थिति है, इस टाइप से माउंटेन बन रहे हैं और यहाँ पर पूरा ये बर्फ़ जमा हुआ है ये, ठीक है, और ये बर्फ़ शुद्ध बर्फ़ नहीं होगा, इसके साथ साथ कंकड़ पत्थर भी इसमें जमे हुए होंगे, और जब थोड़ा सा मेल्ट होता है तभी इसमें गति और गुरुत्व के कारण गति, ये बात आपको बताई थी। तो इसके साथ जो कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं वो क्या करते हैं, इस बेड पर खरोचते हैं, इसको रगड़ लगाते हैं। जैसे रेगमाल से हम किसी चीज़ को घिसें तो उसका कुछ पार्ट निकल जाता है, तो इसी टाइप से रेगमाल जैसा काम करते हैं वो लोग। कौन? वो बोल्डर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ये सारी चीज़ें इसके तल को बर्फ़ के साथ मिले हुए होते हैं और इसके तल को खुरचते हैं, खरोच लगाते हैं, रगड़ लगाते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो वो तो क्या कहलाता है, आपका अपघर्षण के अंतर्गत आ गया, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एक नई चीज़ उत्पाटन, प्लकिंग, जिसके बारे में आपको उस दिन नहीं बताया था, उत्पाटन, प्लकिंग, ठीक, प्लकिंग, प्लक माने तोड़ना, प्लकिंग मीन्स तोड़ना ही हुआ, ठीक है, या उखाड़ना या हटाना, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है, जो बड़े बड़े हिमनद चट्टानों के बड़े बड़े जो टुकड़ों को तोड़कर उन्हें अपने साथ लाता है, तो वो सब क्या होता है, जब वर्षा का जल चट्टानों की संधियों में प्रवेश कर जाता है, जॉइंट्स में चला जाता है, तो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े टूट जाते हैं। वो हिमनद के कारण ही ऐसा होता है। तो उस क्रिया को हम उत्पाटन या प्लकिंग कह देते हैं, उत्पाटन। तो जब आप इसका टेबल बनाएंगे तो टेबल में आप क्या लिखेंगे, जब क्रियाएं लिखते हैं तो वहाँ पर अपघर्षण के साथ आप उत्पाटन भी लिखेंगे, एब्रेशन के साथ प्लकिंग भी लिखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब इसके हम बात कर लेते हैं, जो वर्क है वो वर्क कैसा होगा, वो भी इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों होगा। तो इरोजनल वर्क में क्या होगा, इरोजनल वर्क में आप देख लीजिए, इसकी जो पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद, यानी जो हिमनद घाटियों में होकर प्रवाहित हो रहे हैं, तो उनमें कुछ जो घाटियाँ किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं घाटियों के, ठीक है, उन घाटियों के जो किनारे हैं वो खड़े ढाल के होते हैं और तली जो है वो सपाट होती है, प्लेन होती है, जो अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी दिखाई देती है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, यू आकार की घाटी कह देते हैं, यू आकार की घाटी। लगभग आप ऐसे देख सकते हो, इस टाइप से ऐसी शेप बन जाती है, ठीक। ये वाली, यहाँ से हिमनद प्रवाहित हो रहा है और ये जो शेप बन रही है वो यू शेप जैसी बन रही है। तो यहाँ हम हिमनद के लिए क्या देखेंगे, ये यू शेप वैली बनाता है। इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये इम्पोर्टेंट है कि जो इरोजनल वर्क है, उस इरोजनल वर्क में कौन कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं और डिपोजिशनल वर्क में कौन कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं। इरोजनल वर्क हो रहा है, उसके लिए कौन कौन सी, वो किस प्रकार की क्रियाओं द्वारा हो रहा है, ठीक है, और जो डिपोजिशनल है वो कैसे हो रहा है। तो आपने पहला इसमें एक देखा यू शेप वैली या यू आकार की घाटी, तो आप लिख सकते हो यू आकार की घाटी, अंग्रेजी के यू आकार घाटी या यू शेप वैली, यू शेप वैली, ठीक है। ये देख लिया आपने इस टाइप से। मतलब क्या हुआ कहने का,
पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद ऐसी घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं जिनके किनारे खड़े ढाल वाले तथा तली सपाट होती है। इनको जो देखने में अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे लगते हैं, जिनको हम यू शेप वैली बोल देते हैं। एक होता है लटकती घाटी, हैंगिंग वैली, ठीक, यू शेप वैली और हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली, लटकती घाटियां, जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे हो जाते हैं तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई सी प्रतीत होती हैं, जिनको हम लटकती घाटी या हैंगिंग वैली कह देते हैं। ठीक, तो हैंगिंग वैली का जो बनेगा, आप ऐसे उसको देख सकते हैं, ये स्थिति ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे, इसके बाद ये मेन। तो इनमें क्या होगा, जब ये पिघलते हैं तो क्या बन जाता है, इसके नीचे ये वाली सतह आ रही है, इस पर सब पानी गिरता है, तो क्या होता है, तो जलप्रपात यानी झरने बनने लगते हैं। तो हैंगिंग वैली से जो पानी पिघलता है ग्लेशियर के, तो उससे क्या बनने लगता है, जलप्रपात बनने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखें तो एक होता है सर्क। आपको ध्यान रखना है, यू शेप वैली, हैंगिंग वैली या लटकती घाटी। ठीक, सर्क, सर्क, CIRQUE, सर्क या हिम गहवर, ये भी काफ़ी आया, कई बार आया सर्क। ये एक आराम कुर्सी जैसा आकार होता है। मान लीजिए कोई चट्टान है और इस चट्टान पर ये वाली जो स्थिति बन रही है, और आप इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर बर्फ़ जमा रहता है पूरे में। आप इसको ऐसे यहाँ बना लीजिए, ऐसे ही, ठीक है, और बीच में अगर कोई कटाव ऐसे हो जाए तो बर्गशृंड बन जाता है। ये वाला जो मैंने बना के आपको दिखाया, ये क्या है, सर्क, चट्टानें, ये सारी चट्टानें हैं और ये बर्फ से भरी हुई हैं। तो ये एक गर्त जैसा, डीप जैसा आकार दिखाई देता है और काफ़ी बहरे, जो गहरे होते हैं और कटोरे के समान आकृति दिखाई दे रही है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, सर्क बोल देते हैं। हिमगहवर या हिमागार भी इनको बोल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर हिम भरा हुआ है, इसलिए इसको हिमागार या हिमगहवर भी बोल देते हैं। ठीक, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बीच में कहीं ऐसी आकृति बन जा रही है तो इसको बर्गशृंड, बर्गशृंड, बर्गशृंड बोलते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आराम कुर्सी जैसा लग रहा है, वो सर्क होता है। तो इससे क्या बना, यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, सर्क और बर्गशृंड बना। अब अगला एक होता है हॉर्न या गिरीशरंग, हॉर्न, हॉर्न या गिरीशरंग। अब आप देखिए कि इसी से चट्टान कोई हमारे पास इस प्रकार की है, कोई चट्टान है मान लीजिए, ठीक है, ग्लेशियर की ही हम बात हो रही है, ग्लेशियर में, और ये ऐसा कोई ढाल और ये ऐसा ढाल, यहाँ भी बर्फ़, यहाँ भी, काटते काटते क्या कर रहे हैं इसको, ये मान लीजिए ऐसा था, ठीक है, तो ये इसका अपर्दन यहाँ से हुआ, ये स्थिति ऐसी बनती चली गई और ये स्थिति ऐसी बनती चली गई, ये नुकीला हिस्सा बीच में ही रहेगा, ये सब। इसको हम क्या बोल देते हैं, हॉर्न, हॉर्न। इसके तरफ, एक तरफ ये सर्क बना, एक तरफ ये सर्क बना, और ये जो हिस्सा बीच में रह गया जिसको काट नहीं पाया ग्लेशियर, तो वो क्या हुआ, उसको हमने हॉर्न, ठीक, हॉर्न।
या गिरिशरंग? गिरिशरंग। ठीक, तो ये भी कटाव से बन रहा है, आप देख सकते हैं। एक होता है नूनाटक। नूनाटक, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्र पर चट्टानों के टीले जैसे फैले दिखाई देते हैं। बहुत सारा कोई क्षेत्र है, वहाँ पर चट्टानों के टीले दिखाई देंगे जगह जगह, उनको हम क्या कह देते हैं? नूनाटक कह देते हैं। नूनाटक नाम आपको याद रखना है, नूनाटक। ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। किससे बनने वाले? हिमानी से बनने वाले। ठीक है, जो विशाल हिमराशि के बीच में चट्टानों के कुछ टुकड़े आइलैंड्स जैसे दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? नूनाटक बोल देते हैं। अगला है भेड़ पीठ शैल या रोश मोटाने। ठीक, हिमानीकृत क्षेत्रों में कुछ ऐसी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि भेड़ें, बहुत सारी भेड़ें बैठी हुई हैं, तो उनको हम भेड़ पीठ शैल, भेड़ पीठ शैल या रोश मोटाने, ROCH, मोटौने, रोश मोटौने। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये सब क्या हुआ? सारी इरोजनल ही हुई। चट्टानों का आपर्दन इस प्रकार से होता है कि जो ऐसी स्थिति इसकी लगभग कुछ बन जाती है। आप देखिए, ऐसे ये ऐसे 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 ये इस टाइप की स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं, जो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारी भेड़ें बैठी हुई हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं? भेड़ पीठ शैल, भेड़ की पीठ जैसा की शिला या रोश मोटौने। ग्लेशियल स्टेयरवे यानी हिम सोपान भी आप कह सकते हो उसको। ठीक है, आप लिख लीजिए ग्लेशियल स्टेयरवे, पैटरनस्टर लेक्स। देखिए, ग्लेशियल स्टेयरवे और पैटरनस्टर लेक का इस टाइप से स्थिति आप देख सकते हैं। ये फिर ये फिर ये, यहाँ पर क्या होता है, जो कुछ गैप रह जाता है यहाँ, ये तो आपका ग्लेशियल स्टेयरवे हो गया, ग्लेशियल स्टेयरवे। और ये यहाँ पर जो जल भर जाता है तब ये झीलों का निर्माण हो जाता है, जिनको बोल देते हैं पैटरनस्टर झील, झीलें। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में आगे आपको लिखना है, एक होता है फ्योर्ड। ठीक है, फ्योर्ड ये भी हिमानीय पर्दन से बनता है। फ्योर्ड, फ्योर्ड्स, फ्योर्ड। ठीक है, फ्योर्ड उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहते हैं। आपको देखने में को मिल जाएगा। ये नॉर्वे है, नॉर्वे के सारे तटों में आप देख सकते हैं ये फ्योर्ड। वो नॉर्वे है, ग्रीनलैंड है, अलास्का है, चिली है, न्यूजीलैंड है। यहाँ सब जो ये सब उच्च अक्षांशों के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो जलमग्न घाटियाँ हैं वो सब क्या कहलाती हैं? फ्योर्ड कहलाती हैं। तो ये भी किससे बन रहा है? उसके अपर्दनात्मक स्थलखंड बन रहा है। अगले इसके जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, जिसमें हिमोड़ या मोरेंस। ठीक है, हिमोड़ क्या होता है? हिमनद अपने साथ बारीक कणों को वाले पदार्थों को लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है, और ये सारे शिलाखंड जब हिमनद इनको बहा के नहीं ले जा पाता अपने साथ, तो उनका जमाव होने लगता है। इन्हीं को मोरेन या मोरेंस या हिमोड़। अब आप अगला हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे निक्षेपात्मक स्थलखंड, तो उसमें क्या लिखेंगे? हिमोड़, हिमोड़, हिमोड़। ठीक है, मोरेंस, मोरेंस ये क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अगला ड्रमलिन
लिख लीजिए। अगला ड्रमलिन, हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं। गोलाश्म मृत्तिका द्वारा यानी जो बोल्डर क्ले होता है। और ये कैसे दिखते हैं? उल्टी नाव के आकार के दिखते हैं या अंडे बहुत सारे इकट्ठे करके रख दिए हों, तो ऐसा देखने में लगता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी या अंडे की टोकरी। किसको बोल देते हैं? ड्रमलिन को। ड्रमलिन। और इसके दो और हैं, एस्कर और केम। और एक इम्पॉर्टेंट और है आपका हिमनद अवक्षेप या आउटवॉश प्लेन। ये क्या होता है? जब हिमनद का अग्रभाग पिघलता है और उससे प्राप्त जल सरिता के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। रास्ते में अंतिम मोड़ की स्थिति के कारण समस्त जल हिमोड़ के पीछे एकत्र हो जाता है। तब जल से अधिक हिमोड़ जब एकत्रित हो जाता है, उसके साथ जो सेडिमेंट होते हैं वो आगे फैल जाते हैं आके। तो उन सबसे क्या बनता है? एक प्लेन, जिसको आउटवॉश प्लेन या हिमनद अवक्षेप कह देते हैं। तो अब आप इसमें एक टेबल इसका बना लेंगे, और जिसमें क्या लिखेंगे? फोर्सेस, वो अभी लिखा था, लिख लीजिए। फोर्सेस यानी शक्ति। दूसरा प्रोसेसेस, और तीसरा लैंडफॉर्म्स, और यहाँ पर इरोजनल, और यहाँ डिपोजिशनल। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? फोर्स में क्या लिखेंगे? ग्लेशियर, हिमनद, ग्लेशियर। और इसमें अपघर्षण या एब्रेशन, और यानी अपघर्षण, और यहाँ उत्पाटन या प्लकिंग। और इधर 1 2 यहाँ पे सारे इरोजनल, और यहाँ डिपोजिशनल। तो इरोजनल में क्या क्या लिखेंगे? यू शेप वैली, ठीक है, यू शेप वैली। उसके बाद हैंगिंग वैली, ठीक है, लिख लीजिए। सर्क, हॉर्न, यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, सर्क, हॉर्न, नूनाटक, रोशमोटोने या भेड़पीठ शैल, ग्लेशियल स्टेयरवे, पेटरनास्टर लेक्स और फ्योर्ड, ठीक है। उसके अलावा डिपोजिशनल में हिमोड़ या मोरेंस, लिख लीजिए, मोरेंस, ड्रमलिन, एस्कर और केम। ठीक है, ये चार आपकी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। आउट वॉश प्लेन भी आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये बने आपके हिमानी से निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। तो अब आपने इसमें ये देखा कि हमारे पास जो इरोजनल एजेंट्स हैं, चाहे वो रनिंग वाटर हो, उसके अलावा ग्राउंड वाटर हो, ग्लेशियर हो, विंड हो, या जो सी वेव्स हैं वो, ये सारे के सारे, या पेरीग्लेशियल, ये सब क्या हैं? इरोजनल एजेंट हैं। और इन्हीं इरोजनल एजेंट से इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं। तो हमें उनका ही बस स्टडी करना है। तो अभी दो हमारे पास और बचे हैं, उन दोनों को हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बस आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी जो एजेंट्स हैं, यानी अपर्दन के कारक हैं, अपर्दन के कारक में क्या आता है? नदी या सरिता या गतिशील प्रवाह या रनिंग वाटर, दूसरा भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर, और तीसरा आपका ये हिमानी, चौथा आपका पवन, पांचवा आपका ये सी वेव्स और परिहिमानी, ये 6 होते हैं। तो इनका बस आपको ये ध्यान देना है कि इरोजनल वर्क कैसे हो रहा है, इनकी वर्ड में क्या लोकेशन, वर्ड में कहाँ कहाँ कैसे बनेंगे, और सबका अपना अपना एक प्लेस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में अभी आ रही होगी कि हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है, इनके एक अपने पर्टिकुलर प्लेस है, वहीं मिलेगा। अगर हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं या जो कास्ट टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह आपको नहीं मिल रही, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं। रनिंग वाटर की बात भी कर रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं कि नदी वाले क्षेत्र में रनिंग वाटर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, उससे निर्मित शिलाकृतियाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन बाकी का है मैरीन वेव्स का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो ग्राउंड वाटर है या हिमानी है इनका, या विंड्स का है, विंड्स का वर्क जो होगा वो भी आपको डेजर्ट में ही मिलेगा, हर जगह आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो हम बात कर रहे थे, एक बार भू आकृतिक प्रक्रम की बात कर रहे थे, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की बात कर रहे थे और जियोमॉर्फिक एजेंट की बात कर रहे थे। तो आज आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ रही होगी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट्स, इन सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैंड फॉर्म्स के ओरिजिन एंड उनके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें, आपको चाहे आप इनको कैसे भी याद करें, रटें, जो भी करें, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर क्या इनके नेम्स हैं, क्योंकि ये बहुत इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, ये वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जियोमॉर्फोलॉजी का। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप सारे जो एजेंट हैं उनके नाम अलग अलग लिख दीजिए और उनका इरोजनल और डिपोजिशनल जो लैंड फॉर्म्स बन रहा है वो लिख दीजिए। साथ ही ये लिख दीजिए कि इनका जो इरोजनल वर्क है वो कैसे होता है, मतलब कैसे से मतलब है कि किस में एब्रेशन हो रहा है। जैसे एब्रेशन एट्रिशन लगभग सभी में होता है, लेकिन प्लकिंग है वो किस में हो रहा है, जो आपका उसको हम बोल देते हैं, कल हम उसकी बात करेंगे, जो अपवाहन की बात करेंगे, ठीक है, उसको विंड्स में कैसे होता है। तो विंड्स का और इनका थोड़ा सा इनमें अंतर हो जाता है, बाकी का एब्रेशन एट्रिशन वगैरह वो सब में लगभग एक जैसा होता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक बार फिर थोड़ा ये अलग टाइप का है, इसमें कुछ है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और ऐसा नहीं है जो आपको स्पेशल तरीके से कुछ समझाया जाए। सिंपल आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ध्यान रखने हैं। वर्ड में कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखना है। तो वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, और जो कास्ट का बताया वो आपको एड्रियाटिक के आसपास और कहाँ कहाँ वर्ल्ड में मिल रहा है, कैरेबियन में मिल रहा है। दूसरा जो हिमानी की बात की थी उसमें आपको ये पार्ट याद रखना है कि आइस कैप क्या होता है, आइस शीट क्या होता है, आइस शेल्फ्स क्या होते हैं, आइस वर्क क्या होते हैं, और जो आइस स्नो लाइन है वो स्नो लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, स्नो लाइन इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे घट रही है बढ़ रही है, उसकी ऊंचाई वो क्या हो रहा है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं और कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको और रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल फिर अपना नया नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, विंड्स वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू। हो गया, चलिए।